हाँ, तो नाउ हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ ली। अभी न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, इसको बंद करते हैं। हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। कौन कौन सी? बा, ठा, उ, दैट इज पी एफ डाउन जाएगा और ओ बी अप जाएगा। तो पी और एफ डाउन जाएगा मतलब वेपर प्रेशर विल बी डाउन, डिक्रीज, देन वेपर प्रेशर पी और एफ, फ्रीजिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी डाउन, then boiling point will increase and one more will be increased, that is osmotic pressure, BO का O, that is osmotic pressure। तो उसके बारे में अब हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले ऑस्मोसिस समझेंगे और फिर समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, इजी है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत इजी है। चलो पहले इजी से समझा दूं, फिर बुक का पढ़ लेंगे हम। ओके, सो देखो क्या हो रहा है, हम ओके देखो बहुत ही इजी है। मान लो कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया हुआ है और ये कंटेनर में बीच में हमने मेम्ब्रेन रखी हुई है। मेम्ब्रेन मतलब तो पता ही होगा। ओके, फिल्टर समझो, वन टाइप ऑफ फिल्टर समझो। ओके, सो मेम्ब्रेन रखी हुई है, यहाँ पर एक पिस्टन है। ओके, दिस इज वन पिस्टन और यहाँ पर भी सेम हाइट पर पिस्टन रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर हमने भरा हुआ है, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और इस साइड है हमारा सॉल्यूशन। ओके, सो हमारी थियरी का नाम क्या है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्चुअली ये चीज हम 9th में भी पढ़े थे, 9th में ही पढ़े थे, हाँ 9th में ही पढ़े थे, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी। ओके, सो ऑस्मोसिस जैसे कि ऐसा समझो, जैसे कि हमारे पास सुबह के फूल है, फ्लावर्स, ओके, जो मुरझा गए हैं, तो उसको हम ऐसे पानी में डाल देंगे ना, थोड़े ही टाइम में फ्रेश हो जाएंगे। ओके, कैसे फ्रेश हुए? ऑस्मोसिस हुआ इसलिए फ्रेश हो गए। इसलिए देखना तुम, जैसे फ्रूट की और फ्लावर्स की जो वो लॉरी हो ना, उसके ऊपर वो हमेशा ऐसे पानी छाटता रहता है जो बेचता है, हमेशा। क्यों? अच्छा दिखता है, वो भी एक कारण है, वो भी एक रीजन है। क्या? अच्छा भी दिखता है। ओके, वो जो फ्रेश होगा ना, गीला गीला होगा ना, ओके, वाटर वाला, तो वो दिखेगा भी अच्छा। एट द सेम टाइम उस पर लाइट गिरेगी, सनलाइट गिरेगी तो भी फ्रेश लगेगा। और ये प्रोसेस होगी ऑस्मोसिस की, उसके वजह से भी वो फ्रेश हो जाएगा। ओके, हाँ, सब पे, मेजरली सब पे ही डाल देते हैं। ओके, जहाँ पे ऑस्मोसिस हो ना रहा हो ना, वहीं पे भी डाल देते हैं। ओके, केले पे भी डाल देते हैं, केले पे नहीं होगा। ओके, सो ये तो कहने का मीनिंग है कि जनरली ऐसा करते हैं। ओके, सो जैसे एक एग्जांपल लिया, दूसरा सपोज अभी ये समर चल रहा है, तो नहीं ऐसे मैंगोज ले लेंगे, कच्चा आम, और फिर उसको काटेंगे और फिर वो सॉल्ट और वो सांभर का वो ऑयल और वो सब डाल के उसको फर्मेंटेड होने के लिए, वो क्या, पिकल बनाने के लिए रख देंगे। ओके, तो वो जो पिकल बनाते हैं ना, तो वो जो हमारी आम है, अभी अभी हमने काटी कच्ची आम, ओके, एकदम कड़क होगी, ऐसे तुम बिस्किट के जैसे तोड़ सकते हो उसे, वही अभी अंदर डाले और 2 दिन में तो वो एकदम मुरझा जाएगी। ओके, जैसे पिकल वाली आम देखो, वो खाओ और वो कच्ची आम खाओ, तो कैसे वो पिकल वाली कैसे लगती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और मुरझाई हुई। क्यों? वहां पर भी ऑस्मोसिस हो गया इसलिए। फिर वो सब तो हम खाते ही होंगे, नहीं खाते हो तो खाना क्या, ड्राई फ्रूट्स भिगो के, नहीं आलमंड्स रात को भिगो दो और सुबह खा लो, ऐसा बोलते हैं, दिमाग चलता है। ओके, तो सबका चलता ही होगा। ओके ओके, लेकिन वो खाना चाहिए, गुड। ओके, जैसे कि वॉलनट्स है, फिर आलमंड्स है, मेजरली सबको ही भिगोते हैं। हाँ, कैश्यू को, पिस्ता को, उसको वैसा हम नहीं करते, बाकी सबको ही ऐसा करते हैं, रेजिन को। ओके, तो वो सब क्या है, ऑस्मोसिस ही है। इवन जैसे प्लांट्स है, हमने पानी डाल दिया तो वो पानी तो नीचे मिट्टी में गया, तो मिट्टी में से ऊपर तक पानी कैसे आएगा, तो वहां पर भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। ओके, सो ऑस्मोसिस मतलब क्या है, तो फिर ये ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस मतलब लिक्विड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, बस इसको ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस जैसा बड़ा बड़ा वर्ड है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इजी कंसेप्ट है। ओके, क्या, एक जगह से लिक्विड का दूसरी जगह जाना। जैसे कि हमने पानी में पानी भरा हुआ था और उसके अंदर मुरझाए हुए फूल डाल दिए, तो वो पानी अंदर घुस जाएगा
और फूल जो फ्लावर्स है वो फ्रेश लगने लगेंगे। ओके, जैसे आलमंड है तो ऐसे एकदम छोटी वाली आलमंड हो, तुमने पानी में डाल दी, सुबह देखोगे आलमंड मोटी हो जाएगी। ओके, तो वो आलमंड मोटी हो गई। या फिर रेजिन देख लो, तो रेजिन भी छोटी वाली होगी, मतलब ऐसे ड्राई फ्रूट्स, वो रेजिन को तो हम उसके अंदर का जो वाटर हो ना उसको भी इवापोरेट करने के लिए सनलाइट में रख देते हैं, तो उसके अंदर जितना भी वाटर हो वो सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन वापस खाते हैं तो वापस पानी में डालो और सुबह खाओ, क्या क्या कर रहे हैं। ओके, लेकिन कहने का मीनिंग है ये सारी प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस है। तो देखो अब यहाँ पे हम ऑस्मोसिस समझते हैं। ये हमारा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, मान लो पानी ही है, ओके, वाटर, और इस साइड है हमारा सॉल्यूशन, क्या मानेंगे, कुछ भी मान लो, अच्छा शुगर ही डाल देते हैं, तो ये क्या है, शुगर प्लस वाटर, डन। तो ये साइड सॉल्वेंट है, इस साइड सॉल्यूशन है। अच्छा, अब ये जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स, ये मेम्ब्रेन की साइज होती है, ये जो मेम्ब्रेन है उसकी साइज होगी, डिफरेंट डिफरेंट साइज की मेम्ब्रेन होती है। साइज की मेम्ब्रेन मतलब जैसे तुमने देखा होगा, सुना होगा, आरओ फिल्टर की कार्ट्रिज होती है, तो उसमें बोलते हैं ना कि इतने माइक्रोन का फिल्टर है, इतने माइक्रोन का फिल्टर है। ओके, कहने का मीनिंग क्या है, वो इधर ध्यान दो, चलो। तो कहने का मीनिंग क्या है, पेपर सही नहीं लिखा था टेस्ट का, चेक किया मैंने, ध्यान दो अच्छे से। ये जो मेम्ब्रेन है वो है क्या, तो उसके पर्टिकुलर होल की साइज के बेस पर उसका नाम दे दिया जाता है कि इतने माइक्रोन के, इतने माइक्रोन के, मतलब कि ये मेरी मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन में ऐसा समझो कि ये इतने सेम साइज के और पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इतने होल्स हैं, सेम साइज के है ये होल्स और एग्जैक्ट पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, यूनिफॉर्मली। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ से बहुत सारा लिक्विड आ रहा है। अब जो भी लिक्विड का पार्टिकल ये होल की साइज जितना या उससे छोटा होगा वो इसमें से पार होके उधर चला जाएगा, लेकिन जो इससे बड़ा होगा वो पार होके जाएगा नहीं। समझ में आ गया, सिंपल। तो ऐसे बहुत सारे दिखाई नहीं देंगे, माइक्रो लेवल पे होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे ये फिल्टर देखो, आरओ का फिल्टर देखो, तो ऐसे व्हाइट कलर का ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में, हमें लगा कि इसमें से क्या, लेकिन उसमें से पास हो जाता है पानी। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देखो स्क्रीन में दिख रहा है कि कहीं पे होल्स है, नहीं, लेकिन स्वेटिंग होती है ना। ओके, तो होल्स तो दिख नहीं रहा है, कहाँ है, ये है भाई, हमें दिख नहीं रहा है। ओके, सो वैसे ही, ओके, वैसे ही क्या है कि जो जा सकते हो अंदर, मतलब जो पार्टिकल होल की साइज के या उससे छोटे हो वो घुस जाएगा, और जो उससे बड़े हो वो घुस पाएंगे नहीं, तो वो इस साइड रह जाएंगे। ओके, जैसे टॉम एंड जेरी लड़ रहे हैं और वहां पे होल है और वो जेरी घुस गया अंदर और फिर टॉम आके टकरा गया, क्यों, वो होल में घुस नहीं पाया और वो जेरी घुस गया अंदर, लाइक दैट। ओके, समझ गए, ये काम किसका है, मेम्ब्रेन का। तो ये मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो होल्स की हमारी साइज होगी, हम डिफाइन करेंगे, ए मुझे ऐसी बड़ी मेम्ब्रेन चाहिए, क्यों, क्योंकि इस साइड जो लिक्विड है ना वो बहुत मोटा है, अगर ऐसी छोटी मेम्ब्रेन रखी, मतलब छोटे होल वाली मेम्ब्रेन रखी, इसमें से कुछ भी इस साइड जाएगा ही नहीं, वो तो हम चाहते नहीं है। अगर कुछ भी नहीं जाने देना होता तो मेम्ब्रेन क्यों रख दे, डायरेक्टली ऐसे बंद ही कर दो, कोई दरवाजा रख दो, ओके, या कंटेनर ही अलग कर दो। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ पार्टिकल्स जाए, लेकिन सारे नहीं जाने चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई हम मेम्ब्रेन रखते हैं। ओके, अच्छा, समझ में आ गया मेम्ब्रेन का फंक्शन। ओके, नाउ होगा क्या कि वाटर इस साइड से इस साइड जाएगा। ओके, सॉल्वेंट की साइड से, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड जाएंगे, सॉल्वेंट की साइड से पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन साइड जाएंगे, या फिर दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोले तो डाइल्यूट साइड से पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेटेड साइड जाएंगे। मान लो यहाँ तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिया हुआ है, लेकिन सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया ऐसा ही एक दूसरा केस, ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है डाइल्यूट, यही चीज ले ली क्या, शुगर प्लस वाटर, और इस साइड कॉन्सेंट्रेटेड शुगर प्लस वाटर, ऐसा ले लिया। तो यहाँ पर तो दोनों में से एक भी प्योर सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पर दोनों में से एक भी प्योर सॉल्वेंट नहीं है, फिर भी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ नहीं, वो तो जो अपने आप होगा वो, ये तो हम करवा रहे हैं। ओके, सो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जो जाएगा, मतलब डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ कौन जाएगा, पार्टिकल्स जाएंगे।
ओके किसके पार्टिकल जाएंगे? मेनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल जाएंगे? सॉल्वेंट के। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो मतलब जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, ऐसे। तो हम भेजना किसको चाहते हैं? हम किसको भेजना चाहते हैं? व्हाट इज आवर विश? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वहां जाएंगे। ओके, सो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, अगर प्योर सॉल्वेंट है तो भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाएंगे, और डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो भी सॉल्वेंट के ही पार्टिकल इधर जाएंगे। ओके, अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जाते, मतलब ऐसे चलते जाएंगे। अब वो न्यूमेरिकल और फॉर्मूला क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है एक साइड से दूसरी साइड जाने की, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। सिंपल, एक साइड से, सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन की साइड, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जाने की ये जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। जो वहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल देखे स्टार्टिंग में। ओके, वो ड्राई फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, ये वो सब में ऑस्मोसिस ही होगा। डन। ओके, तो ये ऑस्मोसिस है। अभी हम क्या समझते हैं, टॉपिक का नाम क्या है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, तो ऑस्मोसिस तो समझ गए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या? तो देखो, यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इस साइड जाएंगे। अगर कंटिन्यूअसली इस साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो ये जो पिस्टन है वो नीचे बैठ जाएगा। ऐसा समझो, पिस्टन यहाँ पहुंच गया। ओके, पिस्टन यहाँ पहुंच गया, और सारे पार्टिकल, मतलब जितने भी पार्टिकल्स इस साइड से इस साइड गए, मतलब सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन की साइड गए, तो ये वाला पिस्टन अप चला जाएगा। नंबर बढ़ गए ना भाई, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई। ओके, तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा? अप चला जाएगा। कब? ऐसा कब होगा? देखो, हमने तो दोनों सेम लिया था, लेकिन ऐसा होगा कब? जब सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड जाएंगे, तब ऐसा हो जाएगा कि एक पिस्टन डाउन हो जाएगा और एक पिस्टन अप हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में दोनों इक्वल रखा हुआ था। हम फिर से चाहते हैं कि दोनों पिस्टन क्या हो जाए? सेम ही हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर वेट रखेंगे। ओके, तो ये मैंने वेट रख दिया। सर अभी भी ये थोड़ा नीचे आया, लेकिन एग्जैक्टली नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं, दूसरा वेट रख दिया, तीसरा वेट रख दिया, चौथा वेट रख दिया, बहुत सारे वेट रख दिए, रखते ही जा रहे, रखते ही जा रहे। इतना वेट रखने से ये दोनों वापस पहले जैसे इक्वल पोजीशन में आ गए पिस्टन। तो एक्चुअली ये जो वेट रखा ना, वो वेट क्या है? वो वेट ही है हमारा प्रेशर। मतलब प्रेशर हमने, वेट मतलब क्या है? फोर्स है। वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम नहीं लेते वेट फोर्स। ओके, सो ये जो फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर एरिया, उसी को हम प्रेशर बोलते थे, याद हो तो। प्रेशर की डेफिनेशन ही थी, याद आया ना? ओके, सो फोर्स डिवाइडेड, उसका यूनिट भी देखो, प्रेशर का यूनिट P इज इक्वल टू फोर्स और यूनिट एरिया। तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, तो वही चीज है, क्या है कि ये जैसे जितना हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ से ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ जाएंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ गए हैं। अगर ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ गए हैं तो ये वाला पिस्टन ज्यादा ऊपर चला गया, ज्यादा ऊपर चला गया तो उसको पहले की कंडीशन में लाने के लिए ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। अगर यहाँ से थोड़े ही पार्टिकल्स, कम पार्टिकल्स यहाँ गए हैं, तो फिर ये थोड़ा सा ही, ये पिस्टन थोड़ा सा ही ऊपर गया, थोड़ा सा ही ऊपर गया, अब उसको वापस पहले वाली पोजीशन पे लाने के लिए थोड़ा सा ही प्रेशर देना पड़ेगा। ओके, तो वो वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। ये जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऑन द सॉल्यूशन साइड, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम ये प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस साइड से सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड नहीं आएंगे। कुछ नहीं कर रहे थे तब तक घुस जा रहे थे। ओके, फिर हमने यहाँ पर स्टॉप कर दे, नहीं आना है इस साइड, तो अब आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, अब आना नहीं है तुम्हें। तो जैसे ही हमने ये प्रेशर लगाया, अब यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। तो कितना प्रेशर लगाने से ये सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड नहीं आएंगे, वो जितना प्रेशर लगाने से ना आए ना, स्टॉप हो जाए ना, वही प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे समझ में? जैसे 1 बार प्रेशर यहाँ लगाया तो भी अंदर घुसते ही जा रहे हैं। अच्छा, 2 बार लगाया तो भी घुस रहे हैं, 3 बार लगाया, हाँ अब नहीं घुस रहे, तो 3 बार प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। दैट्स इट। बोलो नहीं भाई, प्रेशर को तो पास्कल में मेजर करते तो यही तो है, पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भूल गए क्या? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भूल गए? अभी याद आ गया? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। ओके, ये तो हमने देखा ही था ना, लास्ट ईयर ही तो देखा था। ओके, हाँ चलो, ये समझ में आ गया।
तो ये हमने समझा ऑस्मोसिस, और ये जो प्रेशर अप्लाई करने से ऑस्मोसिस की प्रेशर स्टॉप हो जाए उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल था। अब ये जो मेम्ब्रेन है वो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन ली जाती है, वो सब हम बुक में से देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट जो हम समझने वाले हैं बुक में से वो समझ गए कि ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ओके, और चले हाथ लगे हाथ ये भी बता देता हूँ। देखो, एक ये तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है अभी देखो इतना प्रेशर, सपोज 3 बार प्रेशर लगाने से सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड नहीं आ रहे, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं 4 बार प्रेशर मुझे पता है कि 3 बार प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन फिर भी मैं लगा क्या रहा हूं 4 बार प्रेशर। अभी 4 बार प्रेशर लगाया तो क्या होगा, 3 बार लगाने से ही ये लोग तो इधर आना बंद हो गए, लेकिन अगर 4 बार लगाया तो ये सॉल्यूशन में जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो लोग इस साइड घुस जाएंगे। समझ में आया क्या किया हमने? जैसे 1 बार प्रेशर लगाया, यहां से 1 बार प्रेशर लगाया, फिर भी सॉल्वेंट के पार्टिकल घुस रहे हैं, 2 बार लगाया फिर भी घुस रहे हैं, 3 बार लगाया बस अब स्टॉप हो गए, 3 बार लगाया जब हमने प्रेशर सॉल्यूशन साइड, तो अब ये लोग सॉल्यूशन साइड नहीं आ रहे। ये लोग मतलब कौन? प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो ये 3 बार प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दैट्स अभी ये रिवर्स बोल रहे हैं कि 3 बार ऑस्मोटिक प्रेशर था तो हमने 3.5 अप्लाई किया या 4 बार अप्लाई किया, कितना? 4 बार। तो 4 बार अप्लाई किया, अभी पता है कि भाई 3 बार से ही स्टॉप हो जा रहे हैं, फिर भी हम 1 बार ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 1 बार मतलब वो वाला बार नहीं, मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा बोलेंगे, 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और ज्यादा दे रहे हैं। सपोज 3 एटमॉस्फेयर था, अभी हम 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के, पूरा सॉल्यूशन नहीं घुस जाएगा, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वही वापस सॉल्वेंट साइड है। वापस मतलब ये तो सॉल्यूशन में ही थे, ये तो सॉल्यूशन में ही थे, लेकिन अब ये क्या हो गया? सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट में जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था? सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स सॉल्वेंट साइड से, प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन में जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अभी भी जा तो वही लोग रहे हैं, वही लोग मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही, लेकिन ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहां नहीं थे, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में थे, और अब वो जा रहे हैं उल्टा प्योर सॉल्वेंट की साइड। तो इसको उल्टा बोलते हैं। उल्टा मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस और ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। खत्म, सिंपल। ओके, चलो तो बुक का देख लेते हैं, अभी जो भी बुक में लिखा हुआ है वो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनी फिनोमिनन विच वी ऑब्जर्व इन नेचर और एट होम। बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगोज shrivel when pickled in brine, that is salt water. Wilted flowers revive when placed in fresh water. Blood cell collapse when suspended in the saline water, etc. तो यही सब phenomenon है osmosis के. Okay. If we look into these processes, we find one thing common in all, that is all these substances are bound by the membranes. तो सबकी membranes है, जैसे कि भाई एक वॉल जैसा है। ओके, हम नहीं बोलते थे सेल वॉल, मेम्ब्रेन बायोलॉजी में। ओके, तो वही चीज। ओके, कि सबकी मेम्ब्रेन है, मतलब एक बाउंड्री है। ओके, these membranes can be of animal or vegetable origin and these occur naturally, such as, देखो ये जो मेम्ब्रेन है वो नेचुरल भी होती है, मतलब नेचुरल कोई कहीं से उठा लिया, कोई जैसे कि कोई प्लांट का पत्ता उठा लिया, जैसे कि बनाना के प्लांट का पत्ता उठा के हम तो खाने लगे। ओके, साउथ इंडिया में अभी भी वैसे खाते हैं कई जगह। तो क्या किया हमने? प्लांट्स का यूज किया एज अ डिश। ओके, हम जो डिश की तरह यूज करते हैं वो प्लांट्स का ही यूज किया हमने। तो वो प्लांट का नेचर का भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। क्या? मेम्ब्रेन। ओके, तो देखो दीज मेम्ब्रेन्स कैन बी ऑफ एनिमल, ये दोनों की दोनों नेचर बात है, नेचर वाली बात है। जैसे हम आरओ फिल्टर में लगाते हैं व्हाइट कलर का, ओके, तो वो आर्टिफिशियल होता है, इंडस्ट्री में बनता है। ओके, ये नेचुरल है। तो नेचुरल में भी कौन? एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन, एंड दिस कैन ओकर नेचुरली, सच एज पिग्स ब्लेडर और पार्चमेंट, और कैन बी सिंथेसिस सच एज सेलोफेन। तो ये जो सेलोफेन है वो इंडस्ट्री में बनाया हुआ है। और पिग्स ब्लेडर मूत्राशय बोलते हैं जिसे, किसका? भूंड का, सुअर का।
पिग मतलब वही सुअर, ओके, उसका जो ये ब्लेडर होता है, ओके, जैसे हमारा होता है वैसे उसका होता है, तो उसका जो ये ब्लेडर होता है किसका, पिग का, वो यूज होता है एज अ मेम्ब्रेन, ओके, डन। देन पार्चमेंट पेपर, पर्टिकुलरली पेपर होता है, जैसे हम नहीं वो बटर पेपर यूज करते हैं, पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर, वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर है, सेलोफेन, ओके, तो ये सारे क्या है, टाइप्स है किसके, मेम्ब्रेन के। अच्छा, दीज मेम्ब्रेन्स, ये पूछा जाएगा एक मार्क के लिए, इंपॉर्टेंट है कि भाई बताओ मेम्ब्रेन के नाम बताओ। These membranes appear to be continuous sheet or films, yet they contain a network of submicroscopic holes or poles. तो दिखने में तो हमें क्या लगेगी, एक कंटिन्यूअस शीट ही लगेगी, कंटिन्यूअस शीट लगेगी, लेकिन ध्यान से देखने पे पता चलेगा ओ इसमें तो होल्स है। जैसे कि ये देखो, ये हमारे कर्टेन्स है, तो अगर देखे तो ऐसा कैसा लगेगा कि भाई कंटिन्यूअस शीट है, ओके, लेकिन उसके अंदर होल है, यहाँ से हवा ऐसे ऐसा करेंगे तो उस साइड जाएगी, पानी मारोगे तो भी उस साइड जाएगा, ओके। ये देखे तो अभी सपोज डोर नहीं है तो कंटिन्यूअस है, तो ये भी दिखने में कंटिन्यूअस है, लेकिन अंदर से, जैसे हमारी स्किन दिखने में कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर भी होल्स है, तो वही चीज बता रहे हैं। स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, छोटे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स, बट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक solute is hindered मतलब रुक जाना, okay. Membranes having this kind of properties are known as semi permeable membrane, SPM। तो membrane मतलब क्या, ऐसी membrane जो देखो नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, सेमी मतलब आधा, सेमी सर्कल, सेमी स्फीयर, ओके, आधा स्फीयर, आधा सर्कल, वैसे सेमी मतलब आधा, तो सेमी परमिएबल, परमिएबल मतलब एक में से दूसरे में घुस जाना, परमिएबल हो जाना, ओके। तो सारा का सारा परमिएबल नहीं है, सेमी परमिएबल है, मतलब आधा आधा परमिएबल है, मतलब से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो अंदर से जा सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स अंदर से जा सकते नहीं है, तो उसका नाम दिया गया है, वो नोन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। तो ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज एसपीएम, ओके। छोटी छोटी डेफिनेशन तो कुछ भी बोले डिफाइन करने को बोले, ऐसे बोल्ड में लिखा हुआ हो, वो सब तो रट्टा ही मार दो, ओके। चलो, हाँ, assume that only solvent molecules can pass through these semi-permeable membranes। हम ऐसा assume कर रहे हो और फिर थियरी आगे बढ़ा रहे हैं। If this membrane is placed between the solvent and solutions as shown in the figure 1.9, ये नहीं है, ओके, ये वाली, ओके, solvent, ये solution, ओके, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये है, मतलब सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर जो है वो सॉल्यूशन, और ये जो है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है हमारी, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। अभी जो हमने समझा था वही, ओके, यही क्या, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो यही चीज है। हाँ, सो दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यही, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जो फ्लो हो रहे हैं, ये फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। यही प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल का प्योर सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन साइड जाने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, ओके। चलो, देन नेक्स्ट, the flow will continue till the equilibrium is attained। तो flow continuous रहेगा जब तक equilibrium reach नहीं हो जाता, okay। The flow of the solvent from its side to solution side across the SPM can be stopped। वो stop हम कर सकते हैं if some extra pressure is applied on the solution। This pressure that just stops मतलब जितने 100 घुस रहे थे इस साइड, तो 100 को बंद कर दिया, अभी एक भी घुस नहीं पा रहे, just stops, okay, just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution, that's it। समझ में आया? हमने जो पहले स्टार्टिंग में सब समझ लिया उसी को अब हम वर्डिंग से समझ रहे हैं। तो वही चीज बता रहे हैं कि ऐसा प्रेशर जो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस को जस्ट स्टॉप कर दे, उतने प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट्स इट, डन, ओके। चलो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, हाँ आगे बढ़ते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस द एसपीएम इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड जाना। अच्छा,
The important point to be kept in mind is that solvent molecules always flow from lower concentration to higher concentrations of solution. देखो क्या बोला है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे. तो प्योर सॉल्वेंट है और उस साइड सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन है मतलब ऐसा समझो प्योर सॉल्वेंट ले लिया हमने 1 लीटर, ओके, और सॉल्यूशन ले लिया हमने 2 लीटर. तो 2 लीटर लिया है सॉल्यूशन, तो 2 लीटर सॉल्यूशन लिया तो मेजरली तो उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट, और थोड़ा बहुत होगा सॉल्यूट. तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मतलब यहां पर भी हो क्या रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, लेकिन ये जो सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा प्योर सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा. तो देखो द इंपॉर्टेंट नहीं कहां गया, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये तो पढ़ा हमने. द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट solvent molecules always flow from a lower concentration to higher concentration of the solutions. The osmotic pressure has been found to depend on the concentration of the solution. अब ये एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है. फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम अभी बात कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जितना सॉल्यूशन साइड जो प्रेशर देना पड़े वही प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे. लेकिन ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना प्रेशर भी ज्यादा. डन. जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना प्रेशर, मतलब कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, वो अपना मैथ्स वाला 3.14 वाला पाई सिंबल है, ओके. सो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे वो मैथ्स जितना भी आएगा उतना, लेकिन यहाँ तक का समझ में आ गया, ओके. चलो आगे हाँ, जो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे तो वो सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे, सम पार्टिकल्स. सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो जाएंगे, सॉल्यूट के नहीं जाएंगे. सॉल्यूशन बना हुआ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो सॉल्वेंट के देखो मतलब कि मेम्ब्रेन में से आने जाने का काम कौन कर रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स. मेम्ब्रेन मतलब हमारी बॉर्डर है ऐसा समझो, तो बॉर्डर के इस साइड और बॉर्डर के उस साइड जाएगा कौन, आर्मी पर्सन ही जाएंगे, यहाँ पे टेररिस्ट नहीं जाएगा, ओके. तो बॉर्डर के इधर से भी कोई जाएगा उधर तो आर्मी पर्सन ही जाएगा, और उधर से इस साइड कोई आएगा तो भी आर्मी पर्सन ही आएगा, बाकी किसी को परमिशन नहीं है. मतलब कि सॉल्वेंट की साइड, यहाँ जो ऑस्मोसिस हो रहा है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मेम्ब्रेन में अंदर घुसकर सॉल्यूशन साइड आ गए, और अगर रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है तो भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होंगे सॉल्यूशन में वही मेम्ब्रेन में घुस के सॉल्वेंट साइड आ जाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं आएंगे. ऐसा हम एज्यूम किए हुए हैं, पहले ही पढ़ा हमने, देखो ऐसा हमने एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द एसपीएम. डन, ओके. तो जो हमने ले लिया मतलब जो हमने सॉल्यूशन लिया है तो उसमें से भी भले ही रिवर्स ऑस्मोसिस हमने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये तो उल्टी बहने लगी गंगा, ओके. लेकिन ये जो उल्टी गंगा बह रही है उसमें भी होगा तो गंगा का ही पानी, मतलब सॉल्वेंट ही होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं हो सकते, ओके. चलो कहां पहुंचे, हाँ यहाँ पहुंचे. दी ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ये भी खत्म हो गया, हमने पढ़ लिया. चलो आगे बढ़ते हैं. The osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis. excess pressure है मतलब ज्यादा वाला है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि osmotic pressure वो excess pressure है. excess मतलब ज्यादा वाला. अगर 3 बार osmotic pressure मतलब osmosis के प्रोसेस को रोकने के लिए अगर 3 बार जरूरी है, ओके, तो अगर तुम एग्जैक्टली 3 बार अप्लाई करोगे तो osmosis की प्रोसेस होगी नहीं. लेकिन अगर तुमने 3 की जगह 3.2 बार अप्लाई किया तो अंदर तो नहीं घुसेंगे, शायद ऐसा हो जाए कि यहाँ के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस साइड चले जाए, ओके. तो वही चीज बोल रहे हैं कि ये एक्सेस वाला उस साइड तो बंद है.
हाँ, तो ये जो भी प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो था उससे भी थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, इसलिए उसको क्या बोले हैं, एक्सेस प्रेशर. The osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to solution to prevent the osmosis. Osmosis को रोकने के लिए, okay. To stop the passage of the solvent molecules through a semi-permeable membrane into the solution. This is illustrated in this. ये हमने जो डिस्कस किया वही है, okay. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, कहाँ गए, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4th वन है ऑस्मोटिक प्रेशर. As it depends on the number of solute molecules. फिर से number of solute molecules, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, and not on their identity. आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे कैसा समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ गिवन है, नहीं ये तो मैथमेटिकल. अच्छा, तो समझो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है और उसमें से ही उतनी ही वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन. वैसा ही दूसरा केस, प्योर सॉल्वेंट है और उसमें से ही बनाया हुआ उतनी ही वॉल्यूम का NaCl का सॉल्यूशन. एक शुगर सॉल्यूशन, एक NaCl का सॉल्यूशन, सबके वॉल्यूम सेम, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर. ओके, अब क्या लग रहा है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, NaCl का ज्यादा होगा या शुगर वाले सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, क्या लग रहा है, शुगर का ज्यादा होगा, गैस करो. और हिंट बताओ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एट द स्टार्टिंग ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाली ये जो थियरी हमने स्टार्ट की, चारों कंसेप्ट से पहले, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की तब हमने डिस्कस किया था और मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया था कि ऐसे न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये तो हिंट थी, याद दिला रहा था. अब बताओ, शुगर वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा या NaCl वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, गेस तो करो, क्या लग रहा है, शुगर वाला. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन, शुगर सॉल्यूशन हटा देता हूं, वहां पे एक में मैंने NaCl डाला था, दूसरे में हम डाल देते हैं BaCl2. ओके, वाटर और वाटर के अंदर NaCl और BaCl2. ओके, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, NaCl के सॉल्यूशन का या BaCl2 के सॉल्यूशन का. BaCl2 के सॉल्यूशन. अच्छा, क्या लग रहा है, BaCl2 NaCl. क्यों BaCl2, पहले वो बताओ फिर तुम पे आते हैं. डिसॉल्व तो NaCl भी होगा. हाँ होगा, लेकिन डिसॉल्व होगा तो क्लोरीन के पार्टिकल्स डबल है, तो वो अगर फ्लो होंगे तो उसका प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोरीन. अच्छा, और उसमें भी तो क्लोरीन है, लेकिन उसमें NaCl है, एक ही क्लोरीन है. यस, हाँ, तो मैं यही याद दिला रहा था. क्या जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने एग्जांपल किसका दिया था, एक NaCl का, एक BaCl2 का और एक AlCl3 का. तो तुमने ही आंसर दिए थे सारे समझा देने के बाद. तो वही कंसेप्ट, ये इसमें सही आंसर क्या है, BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में PF डाउन जाता है और OB अप जाता है, मतलब OB बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर अप जाएगा. तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका अप जाएगा, जिसके नंबर ज्यादा हो उसका ज्यादा अप जाएगा. जहां पर डाउन होने की बात आए तो जिसके नंबर ज्यादा हो वो ज्यादा डाउन जाएगा, जहां पे अप होने की बात आए तो जिसका नंबर ज्यादा हो वो ज्यादा अप जाएगा. तो अब मैं तुम्हें बता दूं, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब अंदर डालने के बाद, मतलब सॉल्वेंट में डालने के बाद या पानी में डालने के बाद डिसॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है.
ओके, डिसएसोसिएशन नहीं होता, डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसएसोसिएशन नहीं होता। मतलब पानी में NaCl नमक डालने के बाद Na और Cl अलग हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं डिसएसोसिएशन। ओके, BaCl2 डाला तो BaCl Cl ये तीनों अलग अलग हो गए, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। पानी में AlCl3 डाला तो Al अलग, Cl अलग, Cl अलग, Cl अलग, चारों के चारों अलग हो गए, Al और Cl3, इसी को बोलते हैं डिसएसोसिएशन। सो यूरिया का, शुगर का, ग्लूकोज का, ओके, इन सब का डिसोसिएशन नहीं होता। नहीं होता का मीनिंग क्या है? वो लोग सिंगल मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करेंगे, वो टूटेंगे नहीं। मतलब जैसे कि हमने डाला है जैसे ग्लूकोज C6H12O6 डाला तो वो C6H12O6 एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करेगा। ऐसा नहीं कि 6 कार्बन अलग हो गए, C6H हाइड्रोजन 12 अलग हो गए, ऐसा होगा नहीं, मतलब डिसोसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था BaCl2। अब यही कंसेप्ट सेम लगा के पहले वाला बताओ। तो पहले वाले में क्या था? एक था शुगर प्लस वाटर, दूसरा था सॉल्ट प्लस वाटर। तो किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा? अब तो बता दिया मैंने आंसर, कंसेप्ट तो बता दिया। हाँ, शुगर में। बोलो। NaCl में, NaCl क्यों निर्भय शुगर? शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C6H12O6 होता है। हाँ, तो उस पर मॉलिक्यूल्स आके डिसॉल्व होते हैं। डिसॉल्व या डिसोसिएट? नहीं यार, अभी वही तो मैं बोला लास्ट 2-3 मिनट्स कि शुगर, ग्लूकोज, यूरिया ये सब चीजों का डिसोसिएशन नहीं होगा। वही तो 3-4 मिनट बोला मैं। वही तो बोला, डिसोल्यूशन एंड डिसएसोसिएशन दोनों अलग अलग है। घुल जाने को डिसोल्यूशन बोलते हैं, डिसॉल्व हो गया, घुल जाने को। पानी में शुगर डाली, कहाँ गई भाई? नहीं दिख रही, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, डिसॉल्व हो गया। और टूटने को बोलते हैं डिसएसोसिएशन। जैसे नमक को डालोगे तो नमक डिसॉल्व भी हो जाएगा और डिसएसोसिएट भी हो जाएगा। मतलब Na के पार्टिकल अलग, Cl दिखेगा नहीं, लेकिन अलग हो गए वो लोग अंदर। अब समझ गए? तो शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज ये सब चीजें सॉल्वेंट में डालने से डिसोसिएट नहीं होती, सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करती है। तो सिंगल मॉलिक्यूल, वहां पे NaCl में 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 पार्टिकल हो गए। यहाँ पे 1 पार्टिकल, वहां पे 2 पार्टिकल। नंबर ज्यादा तो इंक्रीज भी ज्यादा और डिक्रीज भी ज्यादा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा आएगा। किसमें? वाटर प्लस NaCl में कंपेयर टू दी वाटर प्लस शुगर में की कंपेयर में। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? ओके, चलो। तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात कर ली, ये सेंटेंस पे से हम चले गए थे MCQ ऊपर। ओके, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस इट हैज बीन फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली द ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी। ध्यान से देखो, मोलारिटी। अभी तक जो भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की उसमें मोलालिटी थी, ये एक ही ऐसी है जिसमें मोलारिटी आया हुआ है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमने पढ़ा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो सब में क्या था? डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ओके, यहां पर है मोलारिटी। अच्छा, तो C ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर T, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से, और ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। डन। अभी हमने पढ़ा आगे, क्या पढ़ा कि ये रहा जो पहली सेंटेंस है वो पढ़ो फिर से।
The osmotic pressure has been found to depend on the concentration of the solution. मतलब पाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. तो मोलारिटी हो, मोलालिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, या मास बाय मास हो, मास बाय वॉल्यूम हो, ये सब है क्या? कॉन्सेंट्रेशन ही बताते हैं. तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. व्हाट इज सी? सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. जो हमने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन किस में डिफाइन करेंगे? मोलारिटी में डिफाइन करेंगे. डन. तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो वहां पे हम लिख देंगे RT. ओके, सो पाई इज इक्वल्स टू CRT. डन. ओके, पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? C. ये कैसे पता चला? प्रैक्टिकल से पता चला कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम यहाँ लगाएंगे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो जो तुम्हारा सॉल्यूशन है ना, उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसका उतना ज्यादा ऐसे प्रेशर लगाना पड़ेगा. जितना कम कॉन्सेंट्रेटेड है उतना कम प्रेशर लगाने से ही काम हो जाएगा. ओके, दैट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. वो कॉन्सेंट्रेशन को हमने कैसे डिनोट किया? C से. C से ना करना हो और तुम्हें कैपिटल M से करना हो वो भी कर लो. हमने अभी तो डिस्कस किया मोलारिटी. अच्छा, C से डिनोट किया कॉन्सेंट्रेशन को. तो C इज इक्वल्स टू CRT. पाई इज इक्वल्स टू CRT. पाई इज इक्वल्स टू CRT आ गया. तो C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन. और कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या बोला? मोलारिटी. मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने डाले हुए हैं या डिसॉल्व किए हुए हैं, यही नंबर को बोलते हैं मोलारिटी. और रेशियो ऑफ द number of moles of solute to the volume of solution is known as molarity. ये तो हमें पता ही है. तो वही C को तुम M लिखो, ऐसे लिखना हो तो C लिखो, M लिखना हो तो M लिखो, लेकिन होगा क्या? वो number of moles divided by the volume. Done. So pi is equals to N2 by V हो गया. अब V को यहाँ ऊपर ले आओ तो क्या हो गया? pi V is equals to nRT. Done. तो सिंपली अगर कुछ भी भूल जाओ सब कुछ तो याद क्या रख लेना है? आइडियल गैस इक्वेशन PV is equals to nRT. ओके, PV is equals to nRT याद रख लो और P की जगह पाई लिख दो. तो पाई V is equals to nRT. तो वही तो हो गया. पाई V is equals to nRT. और n नंबर ऑफ मोल्स. किसके मोल्स? सॉल्यूट के. सॉल्वेंट के मोल्स थोड़ी लेते हैं हम. ओके, सो दैट्स इट. समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं. हियर V is the volume of solutions in liter. ये सब पता है हमें. ये रहा आ गया. चलो अभी और एक्स्ट्रा, और अगर इसको सिंपलीफाई करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो N2. तो वो क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास. ओके, तो W2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M2. RT जो है वो RT वो रहा और V तो ऊपर चला गया. यहां से तुम्हें 5 1 2 3 4 5 6 में से जो ढूंढना है ढूंढ लो. 5 प्रॉपर्टी गिवन होगी और एक अननोन होगी. वो अननोन हम फाइंड कर सकते हैं. ये सब तो कर ही रहे हैं हम. Thus knowing the quantities, this छोड़ो. Measurement of osmotic pressure provides another method of determining the molar masses of the solutes. तो ये एक another method हो गई. हमने elevation of freezing point से भी समझा. क्या बोल रहा हूँ? हमने elevation of boiling point से भी समझा, depression of freezing point से भी समझा, and vapor pressure में क्या हो गया था? depression मतलब decrease in vapor pressure वाली थियरी से भी हमने समझा. P01 minus P1 upon P01 is equals to X2 वाला फॉर्मूला. ओके, तो वहां से भी हमने समझा. सब में ही हमने समझा और सब में समझा तो हमने ढूंढा क्या? मोलर मास. थियरी का नाम ही था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड फाइंडिंग मोलर मास. थियरी का नाम ही वो था. तो फाइंडिंग मोलर मास पे एक नई मेथड पता चली मोलर मास फाइंड करने के लिए. किसका मोलर मास? सॉल्यूट का मोलर मास. ओके, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं. दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ. अब ये कहाँ यूज होती है? ये पूछा जाता है. ये पूछा जाता है. नोट डाउन. ओके, नोट डाउन मतलब याद रखना. तो ये यूज होती है मोलर मास फाइंड करने के लिए. किसके? प्रोटीन्स के, पॉलीमर्स के एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो प्रोटीन है, ओके, पॉलीमर्स है, मतलब इन शॉर्ट जिसकी लंबी लंबी चेन हो. जैसे पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन, प्रोटीन भी लॉन्ग चेन है. बायो वाले को तो पता ही होगा. ओके, सो ये जो लॉन्ग चेन है उनका ही मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ये मेथड से फाइंड होता है.
The osmotic pressure method has the advantage over other methods as pressure measurement is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of molality. तो इस ये भी पूछा गया है 1 मार्क का क्वेश्चन. क्यों भाई? यहीं से ये प्रोटीन वाला और पर्टिकुलरली पॉलीमर का मोलर मास ढूंढने के लिए यही मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मेथड क्यों यूज करते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यूज करो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूज करो, यही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सब कुछ हो जाता है और यहाँ पर मोलालिटी नहीं मोलारिटी लेते हैं हम. दैट्स व्हाई. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इजी as compared to other qualitative properties. Its magnitude is large even for valid dilute solution. तो बहुत छोटे से dilute solution के लिए भी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लार्ज होता है. मतलब वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट मोर कन्वीनियंटली. ओके, हमें रिजल्ट ऑब्जर्वेशंस इजीली पता चल जाएंगे. ओके, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड. The technique of osmotic pressure for determination of molar masses of solute is particularly useful for पहले तो बोला प्रोटीन एंड वो सब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर्स एंड पॉलीमर्स हैव पुअर सॉल्युबिलिटी. पॉलीमर्स की तो सॉल्युबिलिटी ही पुअर है. पुअर सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल ही नहीं होंगे, ऐसे अंदर डाला और बैठ जाएंगे लाइक दैट. ओके, और जो बायोमोलिक्यूल्स है दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर. लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं बायोमोलिक्यूल्स. हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, पढ़ेंगे हम. ओके, लेकिन इतना समझ में आ गया ये इंफॉर्मेशन पार्ट है और ये इंफॉर्मेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है. पूछा जा सकता है कि बताओ कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मेथड टू फाइंड द मोलर मास कहाँ यूज होती है? तो इन लोगों के लिए यूज होती है, पॉलीमर और प्रोटीन के लिए. और व्हाट आर इट्स एडवांटेज? क्यों भाई ये क्यों? व्हाट इज इट्स एडवांटेज? ये मेथड का एडवांटेज क्या है ओवर अदर मेथड? तो ये सब बातें बतानी है कि भाई मोलारिटी है, मोलालिटी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है और ये लोग हाई टेम्परेचर पर अगर मोलालिटी करेंगे तो वापस हाई टेम्परेचर आएगा. लेकिन ये प्रोसेस तो लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ही हो रही है. तो ये हाई टेम्परेचर पर जो नॉट स्टेबल, ये लोग नॉट स्टेबल है, तो इनका अगर ढूंढना हो बायोमोलिक्यूल्स का, प्रोटीन का, पॉलीमर्स का, उनका अगर ढूंढना हो तो लो टेम्परेचर पे ही करना पड़ेगा. तो ये सब बेनिफिट्स की वजह से ये मेथड यूजफुल है. तो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछा जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए. ओके, वी आर गिविंग द टाइम, सो फिर तुम्हें याद तो रह जाना चाहिए. अच्छा चलो, और थोड़ा सा कंसेप्ट. टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. सिंपल है. ओके, 2 सॉल्यूशंस है मेरे पास, वही 2, ऐसा समझो एक शुगर वाला सॉल्यूशन है और एक यूरिया वाला सॉल्यूशन है. ओके, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर. ओके, शुगर वाला सॉल्यूशन और यूरिया वाला सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन शुगर वाले का 1 मोलर, मोलारिटी लेना है ना, तो शुगर वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोलर. और यूरिया वाले सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना है? 1 मोलर. तो 1 मोलर ले लिया. ओके, अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो सी था. यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी था. दोनों का सी सेम है तो दोनों का पाई भी क्या होगा? सेम ही होगा. अगर दोनों का पाई सेम है तो उनको बोलते हैं सेम. सेम मतलब आइसो. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उनको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सिंपल. When such solutions are separated by a semi-permeable membrane, no osmosis occur between them. अच्छा, अभी ऐसा समझो कि यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है किसका? सपोज वाटर है और सॉल्वेंट में, और सॉल्यूशन है वाटर एंड यूरिया, और फिर यहाँ पर है वाटर एंड शुगर. ओके, शुगर, ग्लूकोज, ओके, कुछ भी ले लो. अभी यूरिया और वो सब इसमें वो हमने आगे पढ़ा था, सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल नहीं होगा. ओके, लेकिन मैं कहने का मीनिंग क्या है कि दोनों ऐसे ले रहे हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है. और बताऊं तो अच्छा चलो दूसरा ले लेते हैं हम. पानी लिया, उसके अंदर डाल दिया BaCl2, पानी लिया और उसके अंदर डाल दिया MgCl2. 3 कंपोनेंट. ये सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है? 1 मोलर. ये सॉल्यूशन का भी मोलारिटी कितना है? 1 मोलर. दोनों का 1 मोलर. अच्छा, मतलब सी सेम तो फिर पाई भी सेम. और अगर पाई सेम तो उनको बोलेंगे
आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। डन। अगर अब ये तो समझ गए आइसोटोनिक किसे कहते हैं, लेकिन अगर हमने एक साइड सॉल्वेंट था और एक साइड BaCl2 था, एक साइड सॉल्वेंट था और एक साइड MgCl2 था, ओके, लेकिन हमने एक साइड ले लिया MgCl2 और दूसरी साइड मेम्ब्रेन के एक साइड, मतलब मेम्ब्रेन के एक साइड और मेम्ब्रेन के दूसरी साइड, मेम्ब्रेन के एक साइड ले लिया MgCl2 और मेम्ब्रेन के दूसरी साइड ले लिया BaCl2, ओके, तो ना MgCl2 वाले में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जाएंगे और ना ही BaCl2 वाले में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उधर जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है इसलिए। अगर सेम नहीं होते तो जाते, सेम नहीं होते तो जाते, लेकिन सेम है इसीलिए कोई कहीं जाएगा नहीं। वही चीज बता रहे हैं कि अगर इनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाए, नो ऑस्मोसिस ऑकर। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर इज एसोसिएटेड। अब ये भी पूछा जाता है सर, कितना पूछा जाता है, सब कुछ ही पूछा जाता है हमें। ओके, चलो इसके एग्जांपल्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के एग्जांपल बताओ। 2 लिखने पड़ेंगे तब 2 मार्क्स मिलेंगे। पहला, द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल is equivalent to the 0.9% mass by volume sodium chloride solution called normal saline solution and it is safe to inject the intravenously, वैसे नस के अंदर से। ओके, इन शॉर्ट तुम्हारा जो एग्जाम्पल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का वो क्या है, तुम्हारे पाई दोनों के सेम होने चाहिए। तो कौन है, 2 सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन है तुम्हारा 0.9% मास बाय वॉल्यूम, फिर से बोल रहा हूं 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग क्या है पहले तो वो बताओ। 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मतलब बताओ इसमें सोडियम कितना और पानी कितना, मतलब सोडियम क्लोराइड कितना और पानी कितना। 0.9%। 0.9 ग्राम ऑफ HCl। 0.9% है, 90% नहीं है या 99% भी नहीं है, 0.9%। 0.9 ग्राम सॉल्यूट मतलब NaCl। हाँ, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यस करेक्ट। ओके, मास बाय वॉल्यूम तो ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वाटर नहीं सॉल्यूशन। ओके, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम ऑफ NaCl है, इसका मीनिंग ये हुआ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम NaCl है। 1 लीटर वाटर में नहीं तो सॉल्वेंट हो जाता हो। 1 लीटर सॉल्यूशन में, डिनोमिनेटर में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद आ गया। ओके, तो ये उसका मीनिंग है। अच्छा, तो ये तो हो गया एक सॉल्यूशन, तो उसके रिस्पेक्ट में सामने क्या है, तो लिखा हुआ है ना क्या, फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, बस यही है हमारा सॉल्यूशन। क्या, हमारे ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड, तो वो फ्लूइड एक सॉल्यूशन है। वो फ्लूइड की कंपैरिजन किसके साथ की गई है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl के सॉल्यूशन के साथ। ये दोनों का मतलब कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि सर पाई फॉर 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl का जो सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल्स टू पाई ऑफ फ्लूइड inside blood cell। तो फ्लूइड ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और ये जो 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। दैट्स व्हाई ये दोनों को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। सिंपल, डन। ओके, दूसरा एग्जांपल, on the other hand if we place cells in a solution containing more than 0.9% mass, अब देखो वो दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, अभी दूसरा एग्जांपल नहीं है, वो ये है, लेकिन इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहे हैं। On the other hand if we place cells in a solution containing more than 0.9%
sodium chloride water will flow out of the cell and they would shrink. क्या हो जाएगा अगर हमने 0.9 से ज्यादा रखा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 0.9, मतलब 0.9% मास बाय वॉल्यूम वाला जो है सॉल्यूशन, उसका पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। लेकिन अगर हमने 0.9 ना रखकर हमने क्या कर दिया, मोर देन, मतलब 0.9 नहीं 1% लिख दो यार, हमने यहाँ पर अगर 1% 0.9% वाला सॉल्यूशन लिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, लेकिन अगर हमने 1% वाला सॉल्यूशन लिया तो वो बोल रहे हैं तो क्या होगा, मोर देन लिखा हुआ है ना, ऑन द अदर हैंड ये रहा मोर देन दिस, तो 0.9 से ज्यादा, मतलब सपोज 1% ले लिया हमने यहाँ पर, तो अब ये आइसोटोनिक है क्या, नहीं, अब तो आइसो सेम पाई हो तब आइसोटोनिक। तो ये दोनों सेम कब होते थे, जब ये 0.9 मास बाय वॉल्यूम NaCl हो तब सेम होते थे। लेकिन हमने 0.9 का 0.89 किया या तुमने 0.9 का 1 किया, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज, और ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज मतलब दोनों आइसोटोनिक नहीं रहे। अगर आइसोटोनिक नहीं रहे तो क्या हो गए, तो देखो पढ़ो क्या हो गए, सोडियम क्लोराइड वाटर क्या करेगा, वाटर बाहर फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया ज्यादा, तो वो प्रेशर कम करने का ट्राई करेगा, तो प्रेशर कब होगा, बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा वो, और बाहर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जैसे वो पिकल वाला एग्जांपल देखा था वो, ओके, सो वो श्रिंक हो जाएगा, एंड सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर से क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो याद रख लेना, हाइट पर ज्यादा है ना, जितना होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर उससे ज्यादा, तो ज्यादा मतलब हाइट पर है, हाइट पर बोलने के लिए हाइट पर, लिखने के लिए क्या है, हाइपर, ओके। तो एक है हाइपर सॉल्यूशन और दूसरा है हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपर कौन सा, जो हाइट पर हो, हाइट पर मतलब ज्यादा हो वो हाइपर। अभी मैंने 0.9 की जगह 0.8 लेता तो हाइपर नहीं, तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। याद रह गया, हाइपर मतलब हाइट पर मतलब ज्यादा, ओके। तो वैसे याद रख लो, इफ द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन दिस, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। In this case, water will flow into the cells of. In this case, water will flow into the cell. Yes, if placed in the solution and they would swell. फूल जाएंगे वो, swelling हो जाएगी. Okay, सोजवाल जैसे. Okay, done. समझ में आ गया? ओके, तो ये पूछा जाएगा, ये डिट्टो नहीं, डिट्टो भी पूछा जाए या उसके जैसा कुछ भी पूछा जाए। कहने का मीनिंग क्या है, आइसोटोनिक होने के लिए ये दोनों के प्रेशर सेम होने चाहिए। अच्छा, अभी इसमें तुमने बढ़ाया, जितना होना चाहिए उससे बढ़ा दिया मतलब हाइट पर, मतलब वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और उसमें अगर तुमने कम कर दिया तो उसका उल्टा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डन, ओके, दैट्स इट। आगे है ना, हाँ है, ये पता ही था। ओके, चलो। So the phenomenon mentioned in the beginning in this section can be explained on the basis of the osmosis. A raw mango placed in the concentrated solid solution loses water via osmosis and shrivel into the pickle, मतलब सिकुड़ जाएगी, shrink हो जाएगी. Wilted flowers revive when placed in a fresh water. A carrot भी गाजर, okay, तो वो भी एकदम ऐसे झुरमुर गया हो, उसको अगर पानी में डाल देंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा, ओके। तो खाने के लिए अगर बहुत ज्यादा पूरा ना ले लिया है, एक वीक पहले लाए थे, फ्रिज में पड़ा रहा और खाया ही नहीं, थोड़ी देर पानी में रखो तो एटलीस्ट खाने लायक लगेगा, ओके। टेस्ट तो वैसा ही आएगा वैसे, ओके। दिखने में थोड़ा अच्छा लगे तो खाने में भी अच्छा लगेगा, ओके। चलो, सो अ कैरेट दैट हैज बिकम लिम्प, ओके, ऐसे मुड़ गया वो पूरा, जैसे केला होता है तो केला जब हम लाए फ्रेश, ओके, कच्चा बनाना होगा अगर, तो कितना ऐसे कड़क होता है, फिर मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, और फिर जैसे जैसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 वीक हुआ, अब खाया ही नहीं। अभी वो कच्चा था तब ग्रीन कलर का था, अभी पक्का हो गया तो येलो कलर का हो गया, उसके ऊपर ब्लैक कलर भी आ गया, खाया ही नहीं तो वो एकदम सिकुड़ जाएगा, ओके। तो वही बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं, वो सिकुड़ जाने को बोलते हैं लिम्प, ओके। लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लॉस इनटू द एटमॉस्फेयर कैन बी प्लेस्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट फॉर्म वंस अगेन। फिर से फॉर्म, कड़क हो जाने का मीनिंग क्या है, फॉर्म, और वो सिकुड़ जाने का मीनिंग है लिम्प, ओके। अच्छा, water will move into the cells through the osmosis. When placed in water containing less than this,
blood cell will swell due to the flow of water then by the osmosis. ये सब तो कर लिया. People taking a lot of salt and salty food experience, ये ध्यान से देखो. People taking a lot of salt और salty food, होते हैं कोई लोग जिनको बहुत खारा खाना पसंद होता है, किसी को बहुत खट्टा खाना पसंद होता है. तो खट्टे की बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन ये जो खारा पसंद होता है, जानबूझ के डाला हुआ है, फिर भी लाओ तो नमक से ऊपर डालिए, मतलब उनकी प्लेट में से तो खा भी नहीं सकते. ओके, सो अ लॉट ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस. मतलब क्या होगा, वाटर रिटेंशन मतलब वाटर को वो पकड़े रखेगा. ज्यादा सॉल्ट है तो वो वाटर को पकड़े रखेगा, और सेल में अगर वाटर जो बाहर निकलना चाहिए वो तो बाहर निकलना चाहिए. अगर तुमने पकड़े रखा तो सेल फूल जाएगा. ओके, जैसा समझो तुमने 4 लीटर पानी पी लिया, ओके, और तुम्हें बोल दिया कि भाई अभी तुम्हें वॉशरूम जाने को मिलेगा नहीं 4 घंटे बाद, तो 4 लीटर पानी अंदर कहाँ पेट में भरे रखे. ओके, तो पेट भी फूल जाएगा फिर. ओके, वो रिटेंशन. तो वैसे सेल होगा तो सेल भी फूल जाएगा. ओके, तो वही बोल रहे हैं क्या कि स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा. और क्या, हाँ, सो रिटेंशन इन द टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. द रिजल्टिंग पफिनेस, ये फूल जाने को क्या बोलते हैं, पफिनेस. ओके, ये पफ होता है ना, कैसे होता है, वो खाने वाला पफ नहीं, ये लोग हेयर स्टाइल होती है ना, पफ ये हेयर स्टाइल, उसकी बात कर रहे हैं. ओके, हाँ बोलो नहीं भाई, क्या हुआ. नहीं, वो ग्रीनी, मैंने तो आज तक जो भी देखा है ग्रीनी देखा है ऑर्गेनिक बनाना. तो ये सारे येलो क्या, वो ऑर्गेनिक थोड़ी होते हैं, उसमें तो फर्टिलाइजर डालते हैं ना. नेचुरली येलो ही होते हैं. नेचुरली इन द सेंस पर्टिकुलर, अगर तुम देखो बहुत ज्यादा ये फर्टिलाइजर यूज ना करो ना, तो बीच वाला कलर होता है, ग्रीन एंड येलो का बीच वाला, जैसे शायद तुम्हारी टी शर्ट जैसा. ओके, शायद. ओके, वैसा. लेकिन अगर फुल्ली ऑर्गेनिक है तो ग्रीनिश ही होगा. और वो वाला जो होता है फर्टिलाइजर डाल के ऐसे, मतलब 2 महीने में तो अभी तो कुछ नहीं था, और 2-3 में वो इतने सारे बनाना आ गए, तो बहुत वो उसमें न्यूट्रिशन भी बहुत, फिर जो अंदर डालेंगे वो केले में जाएगा, और वही केले खाएंगे वो हमारे अंदर जाएगा. ओके, दैट्स इट, सिंपल. हाँ चलो, सो पफिनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड एडेमा. याद रखना, ये भी पूछा जाता है और यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, पूछेंगे ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया, केमिस्ट्री का ही है. ये पफिनेस को ही बोलते हैं एडेमा. ओके, फूल जाना सब कुछ, जैसे कि किसी का मुंह फूल जाता है, मतलब ये यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे ये चीक भी ये ऐसे हो जाता है बहुत ज्यादा. ओके, ऐसे लगेगा कि यार इनको क्या हो गया, कुछ बीमारी है क्या, वैसे, तो उसको बोलते हैं एडेमा. तो एडेमा मतलब सेल जो है वो जो पानी निकालना होता है वो पानी निकालता नहीं है. नहीं, वो अलग है. तो वो भी सॉल्ट की वजह से होता है. नहीं, सॉल्ट की वजह से होता है ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते. हाँ, वो साइड इफेक्ट्स हो सकती है, लेकिन सॉल्ट की वजह से जनरली क्या होता है कि भाई ये एक तो ये एडेमा होता है, दूसरा सपोज प्रेशर बढ़ जाता है, खून फास्ट भागने लगता है. ओके, और खून फास्ट भागेगा तो इसको भी फास्ट काम करना पड़ेगा, और इसको फास्ट काम करना पड़ा तो फिर हम स्लो हो जाएंगे. ओके, चलो. हाँ, बैटरी लो हो गई, चलो. हाँ, सो एडेमा याद हो गया कैसे कहते हैं, ये पफिनेस को ही एडेमा बोलते हैं. वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज पार्टली ड्यू टू द ऑस्मोसिस. तो पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस भी होता है. ओके, वो रेस्पिरेशन समझे थे हम, वो तो होता ही है, लेकिन पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस भी होता है. क्या, वो रूट्स में पानी डाल दिया, रूट्स में डाल दिया, ऊपर तक कहाँ गया, तो ऊपर तक जाने के लिए ऑस्मोसिस काम करता है. ओके, चलो. द प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट बाय सॉल्टिंग, मीट और फिश, ओके, उसको बिगड़ने से बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए ऐसे. प्रिजर्वेशन मतलब स्टोर करके रखना. ओके, नहीं, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स ऐसा लिखा हुआ होता है बॉक्स पे. ओके, तो मतलब स्टोर करने के लिए हम जो डालते हैं उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव. तो जनरली मीट हो, फिश हो, नॉन वेज फूड, ओके, वो जल्दी बिगड़ जाएगा. ओके, डेड बॉडी तो डिग्रेड होती है, फिर चाहे एनिमल की हो या ह्यूमन की, इसीलिए तो हम देखो घर में रखते भी नहीं है. इतने साल सपोज हम साथ में रहे, फिर भी भाई
ले जाओ अंतिम संस्कार कर दो। क्यों? क्योंकि वो डिग्रेड हो जाएगी। तो सोचो कि ह्यूमन की बॉडी इतनी फास्ट डिग्रेड होती है, तो एनिमल्स की भी बहुत फास्ट डिग्रेड होती है। तो वही एनिमल्स की बॉडी फिर खाते हैं। अच्छा चलो वो बात तो अलग है लेकिन वो जो खाते हैं एनिमल्स की डेड बॉडी, तो अभी किसी को 1 महीने बाद खानी हो, कुछ फ्रेश थोड़ी होगा। हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आज ही खेत में से निकाल के आए और डायरेक्टली खा लिए, वो तो पुराने होंगे। वैसे नॉनवेज फूड भी कितना पुराना होगा, तो उसको स्टोर हम फ्रिज में रख देते हैं, वैसे ही इसको भी रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो स्टोर करने के लिए उस पर सॉल्ट डाल दिया जाता है। तो जब सॉल्ट डाल दिया जाएगा तो वो बिगड़ेगा नहीं, मतलब डिग्रेड नहीं होगा, जैसे बहुत लंबे समय तक रहता है। जैसे पिकल देखो सालों साल रहता है, एक समर में बना दिया तो 4, 5, 6 साल तक रहेगा। पहले के टाइम पे तो इतने बड़े बड़े कंटेनर बनाते थे, ओके, उसमें पूरा एक या 2 डब्बे चले जाते थे ऑयल के। कितना महंगा पड़ेगा, ओके, आज की डेट का ऑयल का प्राइस गिने तो कितना महंगा पड़ेगा, लेकिन ऐसा पूरा गांव खा ले उतना अचार बना दिया, ओके। तो ऐसे बनाते थे, लेकिन सोचो कितने लंबे समय तक वो स्टोर्ड रहता है। तो वो स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। सो मीट बाय सॉल्टिंग एंड चलो ओके, सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरियल एक्शन। तो देखो ये मीट में और फिश में सॉल्ट डाला जाता है, और फ्रूट्स में क्या डाला जाता है? शुगर डाला जाता है, और फिर हम वो ही फ्रूट्स खाएंगे। तो फ्रूट्स के शुगर तो है ही, ये एडेड शुगर भी है। ये एडेड शुगर क्यों है? क्योंकि वो बिगड़ ना जाए इसलिए डाला हुआ था। और फिर हम अगर फ्रूट्स खाएंगे तो फिर इसीलिए तो देखो डायबिटीज और वो सब कितना बढ़ गया है। पहले तो किसी ने सुना भी नहीं था ऐसी सारी बीमारियों का नाम, ओके। अभी सुनने आया है, और सुनने में आया है तो पहले, अभी थोड़े पहले की बात करें तो मे बी 50 के बाद 60 के बाद रिटायर हो गए उनको शायद ऐसा कुछ हो। और अभी तो 35, 40, 45 पे तो अगर तुम चेक करवाओ छोटे छोटे बच्चों को बीपी और शुगर आ गया है, हाँ, शुगर और बीपी मतलब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नॉर्मल जैसा हो गया है। क्यों? डाइट, फूड हैबिट्स ही वैसी हो गई। हम ये 2.5 वाला जो हमारा टंग है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई बोलते हैं ना, कोई भी डिजीज स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टमक में से। कोई भी डिजीज स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टमक में से स्टार्ट होता है, ओके। ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कौन बोलते हैं। अच्छा चलो, थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ ऑस्मोसिस a bacterium on salted meat, ये तो पढ़ा, अच्छा नहीं पढ़ा। The bacterium on the salted meat or candied fruit loses the water, shrivels and dies। वो बैक्टीरिया ही मर जाते हैं। जो बैक्टीरिया उनको डिग्रेड करते हैं वो बैक्टीरिया ही मर जाते हैं। वो बिगाड़ने वाले ही मर गए तो फिर बिगड़ेगा नहीं वो। तो क्यों मर गए वो बैक्टीरिया? क्योंकि हमने पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा जिससे कि वो रिप्रोडक्शन ना कर पाए, और हमने डाल दिया सॉल्ट तो जिससे कि वो मर जाए, ओके। मतलब जितने हो उससे बढ़े ना टेम्परेचर की वजह से, और जितने हैं वो भी मर जाए, ओके। तो देखो मरे हुए को भी स्टोर रखने के लिए, मतलब डेड बॉडीज, एनिमल्स की डेड बॉडी को स्टोर रखने के लिए भी हम कितने सारे माइक्रो एनिमल्स को मार रहे हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हैं। वैसे एक्चुअल में तो हमेशा अगर बहुत डीप डाउन देखा जाए, एकदम डीपली, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऑलवेज ऐसा होता ही रहता है। हम बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं तो भी कितने सारे मर गए, हम ब्रीथ करते हैं तो भी कितने सारे अंदर घुस गए, ओके। हमारी बॉडी में कितने सारे बैक्टीरियाज हैं, गुड भी और बैड भी, ओके। हाँ चलो, तो ये पूरी की पूरी थियरी समझ में आ गई। क्या समझा हमने? ऑस्मोसिस प्रोसेस समझी, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझा कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर यूज होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मैथमेटिकली हमने डिस्कस किया कि पता चला प्रैक्टिकली पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, concentration of that solution. The more the concentration, the more the osmotic pressure, the less the concentration, the less the osmotic pressure. So pi is equals to बन गया ये क्या? CRT, और पाई इज इक्वल्स टू ये क्या है? C, concentration। concentration को हमने किससे डिनोट किया है? मोलारिटी। तो मोलारिटी मतलब कैपिटल M R T। पाई इज इक्वल्स टू कैपिटल M मतलब N अपॉन, N मतलब कौन? सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट मतलब N2 ले लो, तो सॉल्यूट अपॉन कैपिटल M2, ये क्या है? मोलर मास। डन। लेकिन ये तो क्या ढूंढ लिया मैंने, ये गलत किया, ओके। सो क्या M मतलब क्या है हमारा? मोलारिटी। मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज N2 टू दी
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V बोलते हैं इन लीटर इनटू आर टी। तो ये पाई ऊपर चला गया तो हो गया पाई V इज इक्वल्स टू N2RT। N2RT मतलब NRT। तो इसीलिए बोला था याद रखने के लिए PV इज इक्वल्स टू NRT याद रख लो, आइडियल गैस इक्वेशन, और उसमें P की जगह पाई कर दो तो ये हमारा हो गया। अभी मोलर मास कैसे पता चलेगा? तो यहाँ ये N2 जो है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई इनटू V। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोल्स? तो मोल्स की डेफिनेशन गिवन मास बाय मोलर मास। सो गिवन मास क्या है? M2 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है? कैपिटल M2 R। सही लिखा क्या? हाँ सही लिखा है ना। ये क्या है? N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स। हाँ तो सही लिखा है N2RT। डन। तो यहां से ढूंढना क्या है? M2 ढूंढना है। अच्छा सो कहां गया? M2 इज इक्वल्स टू M2RT डिवाइडेड बाय पाई V। खत्म। 3 4 5 6 यस डन। ओके तो ये M2 क्या है हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट। बुक में क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या अल्फाबेट यूज करते हैं? W। वो WRT आ जाएगा। व्हाटएवर जो भी अल्फाबेट जो भी हो हमें पता होना चाहिए कि क्या है। डन। ओके तो ये आ गया हमारा मोलर मास। हम ये फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आ गया और हमने डिफरेंट एप्लीकेशन समझी और हमने समझा उसके बाद आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो आइसोटोनिक, अगर जितना होना चाहिए उससे प्रेशर ज्यादा ले लिया, ज्यादा मतलब हाइट पर मतलब हाइपरटोनिक, और जितना होना चाहिए उससे कॉन्सेंट्रेशन या उससे प्रेशर कम ले लिया, तो कम ले लिया मतलब हाइपोटोनिक। डन। और जितने वो एग्जांपल्स है वो याद रखना कि भाई फ्लूइड इन द ब्लड सेल और उसका प्रेशर किसके जितना होता है? ये 0.1 मास बाय वॉल्यूम NaCl के सॉल्यूशन के जितना। और एक एग्जांपल तो एक PYQ तो ऐसे पूछा गया था कि तुम लोग बोलोगे गलत, लेकिन गलत नहीं, वो सही है। क्या था वो? 1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है ये। 1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहां पर दूसरा लिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.9 ओके 3 मोलर ग्लूकोज C6H12O6 का सॉल्यूशन। ओके सो फिर ABCD आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड नन ऑफ द अबव। तो एक्चुअल में तुम्हें क्या लग रहा है? हाइपरटोनिक है। हमें कैसे पता सर? ओके प्रेशर कितना है प्रैक्टिकली, लेकिन दिखने से क्यों, कैसे पता चले? दिखने से कैसा पता चलेगा? हमने बोला ना पाई इज प्रोपोर्शनल टू C और C इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो गिवन है तुम्हें, कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलर 3 मोलर। तो क्या लग रहा है? आइसोटोनिक है या नहीं? नहीं है राइट, लेकिन एक्चुअल में ये आइसोटोनिक है। ओके क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा H2 ओके H+ और ये हो जाएगा SO4-2 का 1, मतलब टोटल हो गए 3 पार्टिकल्स, और वो 3 पार्टिकल्स इंटू 1 मोलर तो वो हो जाता है एक्चुअल में 3, और ये इसका तो डिसोसिएशन होता ही नहीं है तो ये भी हो जाता है 3 × 1 3, तो दोनों का। हाँ तो ये समझ में आया? ऐसा भी पूछ ले। डन। ओके तो क्या किया है यहाँ पर? देखने से तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट लग रहा है। देखो अभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिखने से कॉन्सेंट्रेशन अलग लग रहा है और कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो फिर अलग प्रेशर है तो फिर आइसोटोनिक कैसे? लेकिन पार्टिकल इट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो दैट्स व्हाई सेम है। ओके जैसे कि ऐसा बोल दे कि भाई NaCl है ओके, और नहीं तो अभी हमने बोला था वैसा कौन सा MgCl2 है ओके, 2 और 1 3, तो इसका दे दिया हमें 1 मोलर सॉल्यूशन ओके, और यहाँ दूसरा ले लिया हमने NaCl ओके और 2
इसका ले लो 2 मोलर, ओके, और इसका ले लिया हमने 3 मोलर, ओके। ये दो सॉल्यूशन गिवन है, ये दो सॉल्यूशन गिवन है, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो क्या ये आइसोटोनिक है या नहीं? है आइसोटोनिक। क्यों? क्योंकि ये Mg और Cl2 टोटल 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स इंटू 2 दैट इज 6, और वो 3 इंटू 2 पार्टिकल्स दैट इज ऑल्सो 6। पार्टिकल्स जितने होंगे उतना प्रेशर ज्यादा, और पार्टिकल सेम होंगे तो प्रेशर भी ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे MgCl2 ना लिखकर कुछ और ये यहाँ पर मैं लिख देता AlCl3, ओके, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आता? नेक्स्ट क्वेश्चन, AlCl3, करेक्ट, ओके, क्योंकि वहां पे पार्टिकल 4 हो गए, 4 इंटू 3 12 हो गए, यहाँ पर 6 है, तो वहां पे नंबर ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तो नंबर ज्यादा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसकी कंपेयर में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसकी कंपेयर में इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक? ज्यादा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। डन। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कंसेप्ट लगा के आंसर लिखो। डन। दैट्स इट। कितना टाइम हुआ है? ओहो, मुझे तो लगा इतना टाइम नहीं। चलो तो इतना रखें।